मैं आप लोग को बताती हूँ, लेकिन या ये देखो, ये था उनका चार्ल्स डार्विन का थियरी। बेसिकली क्या, कि जो पर्सन जिसका हाइट, जैसे वही एग्जांपल जिराफ वाला, कि जिसका हाइट बड़ा है उसको जमेगा इजी। एक दक्ष भी आ गया, आई कैन आल्सो जॉइन अच्छे से, फिर अपन बात करते हैं 3 मिनट। क्या दक्ष, मैं ऑडिबल बच्चा? स्क्रीन दिख रहा है आपको दक्ष? अच्छा, इज द स्क्रीन विजिबल एनिमल्स वाला? यस या देखो, यही मेरे को फोटो चाहिए था। तो चार्ल्स डार्विन का थियरी क्या था, देखो, तो जो 3 एनिमल्स रह गए सपोज, ठीक है, ऐसा आपको दिख रहा है, छोटा बड़ा बड़ा, यहाँ पे जा रहे हैं, तो किसको जमेगा वो इजीली खाने को? जिसका हाइट बड़ा है, राइट, वो ज्यादा इजीली या सरवाइव कर पाएगा। बाकी सारे लोगों को देखो, ऐसा बच्चा छोटा गिर जाएगा, ट्राई करेगा वैसा। तो ये चार्ल्स डार्विन का थियरी था, वो नेचुरल बेसिस पे चीजें एक्सप्लेन करते थे। शेयर करती हूँ। या तो वो उनका प्लांट्स एंड एनिमल्स के लेके कॉन्सेप्ट था, कि कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, के ऐसे ही चीजें इवॉल्व होती है, ऐसे ही एनिमल्स इवॉल्व होते हैं, उसी तरह से उनका नेचुरल सिलेक्शन होता है, कि जिसको इजीली जमेगा वो खाने को, वो सरवाइव करेगा, वो रह लेगा। तो ये चार्ल्स डार्विन का थियरी था प्लांट्स एंड एनिमल्स के बेसिस पे। तो हिटलर को क्या लगता था, सी, उसको, उसने यही थिंकर्स के लोगों के पास से अपना भी रेसिज्म बोरो किया। ये तो एक उनका बाद में देखने पर, ये चार्ल्स डार्विन का समझा प्लांट्स एंड एनिमल्स का कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, कैसे वो बताते हैं, वो एग्जाम्पल वाइज समझा है। हेलो। यस या अभी दूसरे जो थे हर्बर्ट स्पेंसर, उनका क्या मानना था, देखो, हर्बर्ट स्पेंसर लेटर एडेड द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और ये जो हर्बर्ट स्पेंसर थे ना बच्चा, उनका आइडिया क्या था, वो बोलते थे कि जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ये तो आपने सुना होगा कि जो फिट है वही सरवाइव करेगा। क्या करेगा? वही सरवाइव करेगा। मतलब वर्ल्ड, मतलब हमारे सोसाइटी में तो जो फिट है, एनिमल्स के उसमें उनका मानना था कि जो एनिमल्स या इसमें फिट हो गए वो सरवाइव करेगी। ये दो यू नो फिलोसोफर्स के ये दो थिंकिंग थे, ये दो आइडियाज थे, साइंटिस्ट के, नॉट फिलोसोफर्स, माय मिस्टेक। सो अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया, only those species survived on earth that could adapt themselves to changing climate conditions, right? तो उनके हिसाब से, हर्बर्ट स्पेंसर के इंडिया इस हिसाब से, कौन फिट रह सकता है कि जो अपने आप को क्लाइमेट कंडीशन वाइज सरवाइव रखेगा, फिट रखेगा, वही ये सोसाइटी पर, वही मतलब रह सकता है ना नॉर्मल लाइफ में। तो ये हर्बर्ट स्पेंसर का मानना था। सो हिटलर क्या करता था, देखो, वी शुड बेयर इन माइंड दैट डार्विन नेवर एडवोकेटेड ह्यूमन इंटरवेंशन इन व्हाट ही थॉट वाज अ प्योरली नेचुरल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। एंड यहाँ पे क्लियर बताया कि जो चार्ल्स डार्विन सर की थियरी थी प्लांट्स एंड एनिमल्स की, वो हमेशा प्लांट्स एंड एनिमल्स के बेसिस पे ही बोलते थे। उन्होंने कभी भी ह्यूमंस को इसके बीच में नहीं लाया कि ह्यूमंस ऐसे सरवाइव कर सकेंगे, जो लंबे हो गए, जो चौड़े हो गए, नहीं, उन्होंने सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स के बेसिस पे ही ये बताया था। But however, his ideas were used by racist thinkers and politicians to justify imperial rule over conquered people. ठीक है, बट ये क्या करता था, हिटलर क्या करता था, वो लोगों को बताता था कि नहीं, देखो, चार्ल्स डार्विन ने थियरी बताया ना कि जो हाइटेड होगा या जो अच्छा होगा वही सरवाइव कर सकेगा, इसीलिए हमारे जो ये है क्या, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस है वो अच्छे दिखते हैं, वो लोग ही सरवाइव करेंगे, एंड बाकी सबको क्या करना पड़ेगा, उनको सरवाइव नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे गलत वे में हिटलर ने उनकी पूरी थियरी ली, चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर की। समझा आपको कैसे गलत वे में हिटलर ने समझा है उनकी थियरी को? उनकी थियरी सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स के बेसिस पे है, ह्यूमंस के बेसिस पे नहीं। बट ये क्या करता था हिटलर,
उसके रॉन्ग डीड्स को जस्टिफाई करने के लिए वो इन लोगों पे नाम डालता है। See, the Nazi argument was simple. The strongest race would survive and the weak would perish. And इस हिसाब से गलत मीनिंग लेके गलत वो टॉपिक को समझ के नाजी क्या बोलता था कि जो सिर्फ स्ट्रांग होगा वही सरवाइव करेगा और जो वीक है वो मर जाएंगे। और उनको हिसाब से उनको लगता था जोश जो है वो सबसे नीचे है, वो सबसे लोएस्ट में है, वो वीक है एंड उनको मुझे मारना चाहिए वैसा। तो इस हिसाब से वो सोसाइटी में लोगों को परेशान करता था। द आर्यन रेस वॉज द फाइनेस्ट, और जो आर्यन थे उनके हिसाब से वो ब्लॉन्ड बाल वाले, ब्लू आइज वाले वो लोग फाइन थे, वो सरवाइव कर सकते थे उसके हिसाब से, हिटलर के हिसाब से। इट हैज टू रिटेन इट्स प्योरिटी, बिकम स्ट्रॉन्गर एंड डोमिनेट द वर्ल्ड। और वो आर्यन का काम क्या था कि उनको और भी स्ट्रॉन्ग बनना है और वर्ल्ड पे डोमिनेट करना है अकॉर्डिंग टू हिटलर। ये समझ रहा है बच्चा? इतना समझा है? Yes, ma'am. या इसीलिए देखो यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे लिखा है कि जो सारे क्राइम्स नाजी ने किए हैं वो क्यों, बिकॉज उनको लगता था ये एक बिलीफ है, ये एक सेट ऑफ प्रैक्टिसेस है जो हमारे साइंटिस्ट ने बोला है करना चाहिए, इसीलिए हमें करना चाहिए वैसा। तो उस हिसाब से वो बताता था। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. या अभी नेक्स्ट देखो, द अदर एस्पेक्ट ऑफ हिटलर्स आइडियोलॉजी रिलेटेड टू जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ लेबन। पार्थ, can you please mute yourself? Yeah, thank you. The other aspect of Hitler's ideology related to geopolitical concept of Lebensraum or living space. तो ये दो तो हम लोग ने देखा, उसको लगता था चार्ल्स डार्विन और जो हर्बर्ट स्पेंसर है उनकी थियोरी से वो कनेक्ट करता था। अब उसे लगता था लेबेंसरम करके जो थे उन्होंने भी बच्चा एक लिविंग स्पेस के लिए कॉन्सेप्ट दिया था। सॉरी, लेबेंसरम ये एक कॉन्सेप्ट है, कोई पर्सन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। किसके लिए कॉन्सेप्ट है? लिविंग स्पेस के लिए। ये चीज क्या बताती है देखो, अब लेबेंसरम क्या बताती है? We believe that the new territories had to acquired for settlement. This would enhance the area of the mother country while enabling the settlers on new lands to retain an intimate link with the place of their origin. तो लेबेंसरम के हिसाब से लिविंग स्पेस उसको क्या लगता था कि जितने मैं लोगों के प्लेसेस को कंट्रोल में रखूंगा या अगर मेरा उनके ऊपर रूल बनाऊंगा, जितनी मैं न्यू टेरिटरीज बनाऊंगा उतना क्या होगा, मेरे मदर कंट्री अभी बराबर है ना, अगर वो टेरिटरीज अपनी बढ़ा भी रहा है, उसने पोलैंड को अपने कब्जे में लिया तो पोलैंड हिटलर के कब्जे में तो नहीं आया ना, जर्मनी की टेरिटरी बढ़ी, राइट? हिटलर के अकेले के कब्जे में थोड़ी आया, पूरे कंट्री, पूरा जर्मनी का टेरिटरी बढ़ा ना, उसमें पोलैंड आया। तो उसका मानना क्या था कि अगर मैं मेरे बाकी के कंट्रीज को, बाकी के कंट्रीज पे मेरा रूल बताऊं, अगर मेरा कंट्रोल करूं, मैं न्यू टेरिटरीज बनाऊं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे मदर कंट्री के लिए अच्छा काम कर रहा हूँ। ऐसे उसको वापस इसने ये कॉन्सेप्ट को भी गलत वे में लिया एंड इसीलिए वो क्या करता था, हर एक प्लेस में जाके खुद की सेटलमेंट बढ़ाने की कोशिश करता था। जैसे हम लोग ने देखा पहले उसने पोलैंड पे बढ़ाया तो उसको लगा हाँ पोलैंड तो एकदम हल्की निकली, मैं अच्छे खासा उसको रूल कर पाया, तो उसने आगे क्या किया, आगे उसने सोवियत रशिया पे भी ट्राई किया, बट सोवियत रशिया से क्या हुआ, उसका ही पचका हो गया, क्योंकि सोवियत रशिया इतने स्ट्रांग थे, उन्होंने उसको अंदर 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 बुला के पूरे जर्मन सोल्जर्स को हरा दिया एंड वो लोग उनके सामने हार गए। तो उसका ये जो थिंकिंग था कि मैं जितना न्यू टेरिटरीज बढ़ाऊंगा उतना मेरे मदर कंट्री के लिए अच्छा होगा, इवन दैट केम टू प्रूव टू बी wrong. Are you guys getting it? Yes, ma'am. And उसको क्या लगता था इससे क्या होगा, it would also enhance the material resources and power of German nation. कि इससे क्या होगा कि जो हमारी जर्मनी है उसका पावर भी बढ़ेगा एंड उस हिसाब से हमारे रिसोर्सेस भी अच्छे खासे बढ़ेंगे। Hitler intended to extend German boundaries by moving eastward to concentrate all Germans geographically in one place. Poland became the laboratory for this experiment, right? कि ये thinking जो थी उसकी, उसने ये सोचा कि मैं ये experiment करूं एंड हम लोग ने देखा पोलैंड क्या था, वो एक फर्स्ट कंट्री था जिसके ऊपर उसने ये एक्सपेरिमेंट किया एंड वो सक्सेसफुल भी रहा एंड पोलैंड उनके कंट्रोल में आया। इज इट क्लियर? यहाँ तक समझा है? Yes, ma'am. Yes, या ma'am. अभी ये जो रेशियल स्टेट उसने बनाया था
जो हम लोग ने देखा कि आर्यंस को ऊपर रखते थे, जूइश को नीचे रखते थे, उसका एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ वो अब हम देखेंगे। Once in power, the Nazis quickly began to implement their dream of creating an exclusive racial community of pure Germans by physically eliminating all those who were seen as undesirable in the extended empire। के जैसे ही उनके पास पावर आया, उन्होंने क्या किया, उनका जो ड्रीम था कि हमें एक रेशियल कम्युनिटी बनाना है, वो उन्होंने स्टार्ट किया। एंड उसमें उन्होंने किसको रखा, जो सिर्फ अच्छे खासे उनके वो ब्लॉन्ड आईज, ब्लॉन्ड हेयर्स और ब्लू आईज वाले थे, उन्हीं को रखा। एंड बाकी लोगों को वो लोग एलिमिनेट करते थे, निकाल देते थे, क्या बोल के, शायद वो फिजिकली स्टेबल नहीं है वो बोल के उनको निकाल देते थे। एंड ऐसे लोगों को उन्होंने क्या टर्म किया था बच्चा, अनडिजायरेबल। मतलब क्या, हमें इनकी जरूरत नहीं है, वी डोंट विश टू हैव दीज पीपल इन आवर सोसाइटी। Nazi wanted only a society of pure and healthy Nordic Aryans। ये तो गलत है ना, उसको क्या लगता था कि खाली जो प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस हो गए ना, वही मुझे मेरे सोसाइटी में चाहिए, बाकी मुझे कोई और नहीं चाहिए। एंड उन्हीं को, आर्यंस को उसने क्या नाम दिया था, डिजायरेबल दिया था। तो बाकी सबको क्या दे दिया था, अनडिजायरेबल दे दिया था। इतना समझा सबको। जो आर्यंस थे उसको उसने डिजायरेबल नाम दे दिया था कि मुझे ये लोग चाहिए। एंड जो बाकी के लोग थे ना, आर्यंस को छोड़ के, उसको उन्होंने अनडिजायरेबल नाम दे दिया था। एंड बोला था कि ये लोग मेरे को कंट्री में, सोसाइटी में मेरे नहीं चाहिए। Only they were seen as worthy of prospering and multiplying against all others who were classed as undesirable। तो उनके सोसाइटी में बच्चा किसका भला होता था, खाली ये जो लोग थे ना, जो डिजायरेबल थे, बस उन्हीं का भला हो रहा था, वो लोग ही प्रॉस्पर कर रहे थे। एंड उन्हीं के जो सक्सेस थे वो मल्टीप्लाई हो रहे थे, वही आगे बढ़ रहे थे। एंड बाकी के जो सारे लोग थे जो अनडिजायरेबल में आ रहे थे, उनका प्रोग्रेस नहीं हो रहा था। This means that even those Germans who were seen as impure or abnormal had no right to exist। and उनके हिसाब से अगर कोई भी abnormal है तो उन्हें कोई राइट नहीं है जीने का, ऐसा उसने, हिटलर ने बना दिया था। Under the euthanasia program, Helmut's father, along with other Nazi officials, had condemned to death many Germans who were considered mentally or physically fit। और उन्होंने क्या किया था, एक प्रोग्राम रखा था, यूथेनेशिया प्रोग्राम। उसमें उन्होंने क्या किया कि जो भी जर्मन्स थे जो मेंटली या फिजिकली अनफिट थे, उन सारों को क्या कर दिया था, मार दिया था। दे वर कंडेम्ड टू डेथ। इज इट क्लियर बच्चा, यहाँ तक समझा है कौन थे डिजायरेबल, कौन थे Yes, ma'am. अनडिजायरेबल? ओके, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। Jewish were not only community classified as undesirable। तो हम लोग ने पहले देखा कि उन्होंने उनको सबसे लो पे डाल दिया, तो ऐसा नहीं था, वो लोग सिर्फ एक अलग कम्युनिटी थी, इसीलिए उनको अनडिजायरेबल या सबसे नीचे डाल दिया था। तो और क्या प्रॉब्लम था, देयर वर मेनी अदर्स, खाली जूइश अकेले नहीं थे, बाकी और भी थे जिनको उन्होंने लो कैटेगरी में डाल दिया था। तो कौन थे बाकी, जिप्सीज करके एक थे बच्चा। जिप्सीज किसे हम बोलते हैं, यहाँ पे दिया है देखो। जिप्सीज मतलब ये लोग भी एक अलग कम्युनिटी के आइडेंटिटी वाले थे, इनको भी एक अलग आइडेंटिटी से कम्युनिटी में जाना जाता था। तो जिप्सी हो गए, जूइश हो गए, जो फिर ब्लैक्स थे, जो काले, मतलब दिखने में जो ऐसे ब्लैक होते हैं ना, मोस्टली अफ्रीकन पीपल आप बोल सकते हो, तो उन सबको उन्होंने क्या कर दिया बच्चा, सबको अनडिजायरेबल में डाल दिया था। एंड उन्होंने क्या बोला था कि ये लोग क्या है, रेशियल इंफीरियर्स है, जो हमारे हमारे सोसाइटी के लिए थ्रेटन है, एंड हमारे आर्यन रेस के लिए थ्रेटन है। और जो अच्छे खासे लोग थे उनको क्या बोल दिया था, सुपीरियर आर्यन। तो पहले हम लोग ने देखा एक डिजायरेबल था, एक अनडिजायरेबल था। एंड अभी यहाँ पे क्या है, या सॉरी बच्चा, आपका आवाज कट रहा है, आप क्या बोल रहे हो? मैम रेशियल इंफीरियंस मतलब? हाँ वही बता रही हूँ ना, देखो पहले हम लोग ने देखा डिजायरेबल और अनडिजायरेबल। आप म्यूट कर, आर्यन। या आप म्यूट कर दो, मैं बताती हूँ। या ओके फिर मैम। आप वापस आ गया।
फिर आप वापस पूछो कोई डाउट होगा तो। या देखो पहले हम लोग ने देखा ऊपर डिजायरेबल अनडिजायरेबल। डिजायरेबल मतलब आर्यंस जो उनको चाहिए वो, अनडिजायरेबल मतलब जो उनको नहीं चाहिए, जूविश हो गए, जिप्सीज हो गए, ब्लैक्स हो गए, वो सारे अनडिजायरेबल हो गए। उसी को बच्चा आगे एक्सपांड किया गया, जैसे डिजायरेबल थे तो उनको बोला सुपीरियर। सुपीरियर मतलब क्या, हमसे बड़े, जिसको हम बोलते हैं ना, जिसको एक देते हैं वैसे, बड़ा जिसको मांग है। तो उन्होंने क्या बोला, मतलब आर्यंस को सुपीरियर आर्यन ऐसा नाम दे दिया। एंड ये लोग जो थे, जूइश थे, जिप्सी थे, ब्लैक थे, इनको इंफीरियर, इंफीरियर मतलब नीचे लेवल पे, थोड़ा सुपीरियर के अंडर, जिसे हम बोलते हैं ना नीचे। सुपीरियर मतलब जिसे आप बड़ा मानते हैं, इंफीरियर जिसे आप छोटा मानते हो वैसे। तो जूइश हो गए, जिप्सीज हो गए, ब्लैक हो गए, उनको उसने क्या नाम दे दिया था, इंफीरियर नाम दे दिया था। और रेशियल मतलब क्या, वही रेशियल मतलब जैसे वो रेसिज्म पे बेसिस पे वो करते थे ना, वो हम लोग ने यहाँ पे देखा ना, जो ब्लॉन्ड हेयर, ब्लू आईज वाले को ही वो इंफीरियर मानते थे, तो बाकी सारे ही लोगों को वो इंफीरियर मानते थे, इसीलिए रेशियल इंफीरियर दिया है। समझा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। तो ये लोग क्या करते थे, देखो वो हिटलर, जो जिप्सीज थे, जूइश थे, इन सबको क्या करते थे, देवर वाइडली परसिक्यूटेड, उन सबको ही मार दिया जाता था वैसे, खाली उनको कंट्री में आर्यंस ही चाहिए थे। इवन रशियन एंड पोल्स, पोल्स क्या हो गए बच्चे, जो पोलैंड के लोग होते हैं ना, उसे हम पोल्स बोलते हैं, क्योंकि अभी पोलैंड पे भी हम मतलब रूल अपना जमा दिया था, पोलैंड भी उनके अंडर था, तो वहां के जो लोग थे ना, उसको पोल्स बोलते हैं। एंड रशियंस क्यों, तो जब स्टार्टिंग में वॉर कर रहे थे वो लोग, अंदर अंदर तक घुस गए थे, तो उस टाइम पे जो लोग आ गए थे वो वाले। So even Russians and Poles were considered subhuman and hence undeserving of any humanity, के उनको भी undeserving में ही उन्होंने डाल दिया था, पोलैंड के ऊपर भी कब्जा किया, वहां के लोगों को भी अनडिजायरेबल में डाल दिया था। When Germany occupied Poland and parts of Russia, captured civilians were forced to work as slave labor. So जो पोलैंड के लोगों को, अभी पोलैंड के लोग, पोलैंड पे रूल कर दिया, राइट, तो जो लोग थे उनको क्या काम करने को मजबूर करते थे, स्लेव लेबर की तरह के, या तो आप हमारे स्लेव बन जाओ, नौकर बन जाओ, वैसे काम करो, या लेबर की तरह काम करो वैसा। सो मेनी ऑफ देम डाइड सिंपली थ्रू हार्ड वर्क एंड स्टारवेशन, के बेचारे मेहनत तो करते ही थे, बट उनको कुछ खाना भी नहीं मिलता था, स्टारवेशन इज, भूख के मारे वो लोग मर गए। तो इसमें से बहुत ऐसे लोग थे जो जूइश थे, जो जिप्सीज थे, उनको स्लेव बना के, लेबर बना के, या ऐसे ही हिटलर्स ने, नाजिज्म जो उनका जो कॉन्सेप्ट था, उन्होंने मार दिया। Jewish remained the worst sufferers in Nazi Germany. बट जितना सफर बचा ये ऊपर ब्लैक्स ने किया या जिप्सीज ने किया, उन सबसे ज्यादा जो थे ना, उसमें जूश लोग जो थे उन्होंने सफर किया। क्यों ऐसा, इतना क्या दुश्मनी था हिटलर को जूश लोगों के साथ? तो सी यहाँ पे लिखा है, Nazi hatred of Jews had a precursor in the traditional Christian hostility towards Jewish। क्या था वो देखते हैं। दे हैड बीन स्टीरियोटाइप्ड एज किलर्स ऑफ क्रिस्ट एंड यूसेरर्स। ठीक है, तो जूइश लोगों को क्या माना जाता था बच्चा, उनका एक अलग कम्युनिटी था, वो तो ठीक ही है, इसके वजह से इतना गुस्सा नहीं था। बट वहां पे पहले के जमाने में लोग ऐसा मानते थे कि जो क्रिस्ट है, मतलब जो जीसस है ना, जीसस को ये जूइश लोगों ने मारा है, ऐसे उस टाइम पे थिंकिंग था। तो इस हिसाब से हिटलर को और गुस्सा आता था जूइश कम्युनिटी पे। समझा आपको क्यों इतना गुस्सा था? हेलो। Yes. या बिकॉज यहाँ पे देखो क्या लिखा है, देयर हैज अ स्टीरियोटाइप, ये कुछ हमें भी पता नहीं है सच है या नहीं, बट ऐसे लोगों को उस टाइम पे मानना था कि दे आर किलर्स ऑफ क्रिस्ट एंड यूसेरर्स। अभी यूसेरर्स कौन होता है बच्चा, देखो यहाँ पे मीनिंग लिखा है, तो जो मनी लेंडर होता है, अभी समझो आ, मतलब जैसे एग्जांपल दो, अभी समझो मैंने आपके पास, आपकी लैंड मेरे पास है, बट मैं आपको ज्यादा चार्ज कर रही हूँ उसके लिए, तो वैसे मतलब तो मैं यूसेरस हूँ, मतलब मैं लैंडलॉर्ड हूँ जो आपके आपके ही लैंड के लिए आपके पास से पैसे ले रही हूँ एंड आपके पास से ज्यादा चार्ज कर रही हूँ, तो उसे बोलते हैं यूसेरस। तो जूइश लोगों, मतलब लोगों का ऐसा टेंडेंसी था उस टाइम पे, ऐसा थिंकिंग था कि ये जो जूइश लोग है उन्होंने जीसस को भी मारा है, प्लस ये जो यूसेरर्स है, मतलब ये जो लैंडलॉर्ड
फार्मर्स होते हैं उनको भी मारा है। वो थिंकिंग लोगों की थी उस टाइम पे, एंड इसीलिए उन्होंने सबसे ज्यादा सफर जूइश लोगों को कराया। Until medieval times, Jewish were barred from owning land. खुद के ही लैंड के पास, मतलब अगर उनकी खुद की ही लैंड है तो भी उनका इतना रूल उसके ऊपर नहीं था, इतना परेशान कर दिया था जूइश लोगों को। They survived mainly through trade and money lending. खुद का बिजनेस बिजनेस कुछ नहीं, खुद अगर आपको ट्रेड करना है तो करो, एंड अगर किसी के पास से मनी उधारी में लेनी है, पैसा उधार में लेना है तो लेके आप अपना सर्वाइवल कर सकते हो। इतना गंदा हालत हो गया था। They lived in separate marked areas called ghettos. अब ये लोग क्या करते थे, ghettos करके प्लेस बनाते थे। यहाँ पे देखो एक फोटो दिया है आपको ghettos का, ये देखो। नहीं नहीं, ये तो अलग है, डेथ चेम्बर्स। गेटोस मतलब क्या, लास्ट टाइम आपको पता है मैंने वो तार जैसा स्ट्रक्चर बताया था जहाँ पे सब जूइश लोगों को लेके जाते थे और सबको एक साथ मार देते थे, रिमेम्बर? तार जैसा स्ट्रक्चर था ना। Yes. वो मैंने सब फोटो बताया था, ऐसे पूरा एक प्लेस रहता है जहाँ पे पूरा वायर से उसको तार से लगाया जाता है, वहां पे एक साथ करंट देके उनको मार दिया जाता था। वैसे एक गेटॉस होता था बच्चा। गेटॉस क्या होता है, ये ऐसे एक अलग से प्लेस बनाते थे जिसमें देखो यहाँ पे है आगे गेटॉस, मतलब इनको क्या करते थे, जूश को गेटॉस में जाके रहने को बोलते थे। गेटॉस क्या है वो हम देखते थे, आगे आएगा। They were often persuaded through periodic organized violence and expulsion from the land. However, Hitler's hatred of Jews were based on pseudo-scientific theories of races, which held that conversation was no solution to the Jewish problem. तो गेटोस एक बेसिकली क्या होता है पता है, कि वहां पे गैस चेन, मतलब गैस ये करके कहाँ पे, यहाँ पे कहीं पे पड़ा है, या सी गैस चेम्बर्स लगा देते थे वहां पे, एंड वैसे फिर लोगों को वहां पे मार देते थे, उनको वहां पे खाना नहीं देते थे, अच्छी वो प्लेस नहीं थी। वैसे प्लेस में ये जूश लोगों को बोलते थे कि आप वहां पे रहो। और हिटलर क्या बोलता था कभी भी कि जूश के प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे पास नहीं है, ऐसे ही उनको अलग से रखो, साइड में रखो, खाना भी ना मत दो, एंड स्टार्व करके ऐसे ऐसे, मतलब स्टार्वेशन से या वैसे कैसे भी करके एलिमिनेट कर दो, मेरे सोसाइटी से निकाल दो। तो ये उसका थिंकिंग था। From 1933 to 1938, the Nazis terrorized, popularized and segregated the Jewish. क्या किया, टेरराइज, टेरराइज तो नाम से ही समझता है तो एकदम हालत खराब कर दी थी उनकी। पॉपुलराइज, पॉपुलराइज मतलब क्या होता है बच्चा, रेड्यूस टू एब्सोल्यूट पॉवर्टी, के जितना बेचारे, अभी समझो कोई जूइश होगा जो अच्छा खासा अमीर है या मिडिल क्लास भी है, उसको भी पूरा उसका लैंड लेके बिजनेस डुबा के उसका पूरा उसको क्या कर दिया था, एकदम गरीब, ऐसा एकदम पॉवर्टी, एकदम पुअर सिचुएशन, सॉरी, पुअर सिचुएशन में लेके आया था जूइश को। एंड सेग्रीगेटेड द जूइश, एंड क्या कर दिया, उन सबको सेग्रीगेट कर दिया, अलग कर दिया जर्मनी से। कंपाइलिंग देम टू लीव द कंट्री, और इतना फोर्स कर दिया ना लोगों को परेशान कर करके, दे वर कंपेल्ड, मतलब क्या बेचारे फोर्स हो गए थे कि नहीं बाबा ये कंट्री में मेरा जीना मुश्किल हो रहा है, अगर मुझे सरवाइव करना है तो मैं कहीं पे और चला जाऊं। उस हद तक लोगों को परेशान कर दिया था। नेक्स्ट फेज जो 1939 से 45 तक था, उसमें जूश का एम, उसमें हिटलर का एम क्या था, he was concentrating them in certain areas and eventually killing in gas chambers in Poland. अभी पोलैंड उन्हीं के हाथ में था, राइट, जो हिटलर के हाथ में था। तो उसने क्या किया था, ये देखो बच्चा मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम लोग ने मैप देखा ना, तो यहाँ पे जर्मनी में वो रूल कर रहा था, तो उसने पोलैंड में क्या बना दिया था, वो गेटॉस करके बना दिया था कि सारे ही जूइश को, जो भी जर्मन के जूइश थे उन सबको वो पोलैंड में बेचता था। एंड पोलैंड में वहां पे खाने को नहीं देता था, पीने को कुछ नहीं देता था, काम नहीं देता था, कुछ नहीं, मतलब लोग ऐसे ही टेंशन में, स्टार्वेशन से पोलैंड में ही मर जाए। तो उस हिसाब से उसका पूरा थिंकिंग था कि कैसे मैं जर्मनी को
बाहर निकालो। एंड उस हिसाब से उन्होंने पूरे जूश लोगों को परेशान किया। तो यहाँ पे वही है सी। एंड उसका इवेंचुअली एम क्या था कि पोलैंड में से गैस चेम्बर्स लगा देते थे, एक बंद दरवाजे में एक ऐसा रूम जैसा स्ट्रक्चर होता है, उस सब में लोगों को डाल देते थे एंड फिर उसको बाहर से बंद कर देते थे एंड वहां पे गैस चेम्बर्स स्टार्ट कर देते थे एंड उस हिसाब से लोग वहां पे मर जाते थे। तो ऐसा कंडीशन हिटलर ने कर दिया था। तो आप लोग को समझा है बच्चा, आज हम लोग ने क्या पढ़ा? एक तो हम लोग ने ये देखा कि उसने कैसे रेशियल स्टेट का एस्टैब्लिशमेंट किया, कैसे लोगों को बाइफरकेट किया, कैसे सोसाइटी बनाई एंड उस टाइम पे उनके वर्ल्ड व्यूज क्या थे वो हम लोग ने देखा। एंड सबसे मेन जो आज के चैप्टर का एकदम मेन पार्ट था वो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ। हाँ, हैव यू गाइस अंडरस्टूड एवरीथिंग? बच्चा कोई डाउट है किसी को? No, ma'am. ओके, ठीक है, चलो बच्चा, देन यू कैन लीव, नो इश्यूज, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, ओके, बाय।